गृह मंत्रालय का अहम फैसला, ग्रामीण इलाकों में 50% स्टाफ के साथ मॉल्स को छोड़कर सभी पंजीकृत दुकानों को खोलने की दी गई अनुमति। सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का करना होगा पालन। शहरी इलाकों में आवासीय परिसर की दुकानें, स्टैंड अलोन की दुकानें, पड़ोस की दुकानों को खोलने को भी मिली अनुमति। हॉटस्पॉट वाले इलाकों में पाबंदियां रहेंगी जारी। पिछले 14 दिनों में देश के 80 जिलों में एक भी संक्रमण नहीं। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र ने कहा, समय पर लॉकडाउन के कारण संक्रमण को काबू में रखने में मिली सफलता। 9,45,000 लोगों को रोग निगरानी प्रणाली पर रखा गया। कोरोना वायरस से संक्रमित सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 18,668 हुई। 5,062 मरीज ठीक हुए। देश भर के चुनिंदा अस्पतालों में प्लाज्मा थेरेपी के सीमित परीक्षण के मिले सकारात्मक नतीजे। शुरुआती नतीजों में कोरोना वायरस से गंभीर रूप से संक्रमित मरीजों को मिली उम्मीद की नई किरण। आईसीएमआर ने हाल में राज्यों को चिकित्सकीय परीक्षण की भी दी थी मंजूरी। दुनिया भर में कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ लड़ाई जारी। दुनिया भर में संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 28 लाख तक पहुंचा। 1,97,000 लोगों की मौत। अमेरिका में मौत का आंकड़ा 51,000 पर पहुंचा। अन्य खबरों में जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले स्थित अवंतीपोरा में 2 आतंकी और एक हार्डकोर आतंकवादी का सहयोगी मारा गया। अन्य आतंकियों की खोज जारी। संजय कोठारी ने ली केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की शपथ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में एक सादे समारोह में दिलाई शपथ। और कोरोना वायरस की विश्वव्यापी महामारी के बीच देश में रमजान का पवित्र महीना आज से शुरू। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने लोगों को दी रमजान की बधाइयां। पीएम मोदी ने रमजान के मौके पर कोरोना वायरस के खिलाफ चल रही लड़ाई में एक निर्णायक जीत हासिल करने की जताई उम्मीद। नमस्कार, डीडी न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और आइए देखते हैं खबरों को अब विस्तार से। कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए देश में 3 मई तक लागू किए गए लॉकडाउन के बीच राहत की खबर आई है। दरअसल केंद्र सरकार ने अहम फैसला लेते हुए ग्रामीण इलाकों में मॉल्स को छोड़कर लगभग सभी दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी है, जो राज्य में शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के तहत पंजीकृत हैं। इसमें मार्केट कॉम्प्लेक्स भी शामिल हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का पालन करते हुए दुकानों में सिर्फ 50% स्टाफ ही काम कर सकेगा। इसके साथ ही शहरी इलाकों में आवासीय परिसर की दुकानें, स्टैंड अलोन की दुकानें, पड़ोस की दुकानों को खोलने की अनुमति भी मिल गई है। हालांकि शहरों में अभी मॉल्स या फिर मार्केट कॉम्प्लेक्सेस में दुकानें खोलने की अनुमति नहीं होगी। वहीं केंद्र के दिशा निर्देशों के मुताबिक और हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारें दुकानों को खोलने को लेकर फैसला करेंगी। गौरतलब है कि लॉकडाउन की वजह से सभी तरह के प्रतिष्ठान बंद कर दिए गए थे। सिर्फ जरूरी सामान जैसे सब्जी, फल, दवाइयां और किराना की दुकानों को ही खोलने की इजाजत दी गई थी। और भारत में कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। देश में इस समय संक्रमितों का आंकड़ा 24,000 को पार कर गया है। वहीं कोरोना वायरस की वजह से अब तक 775 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में सक्रिय मामले 18,668 हैं, जबकि 5,062 मरीज पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। पिछले 28 दिनों में 15 जिलों में कोई नया मामला सामने नहीं आया है। साथ ही देश में 80 ऐसे जिले हैं जिनमें बीते 14 दिनों में कोई नया केस सामने नहीं आया है। कोरोना के मामले में ठीक होने का दर 20.57% है। गृह मंत्रालय के मुताबिक पूर्व में गठित 6 अंतर मंत्रालयी केंद्रीय टीमों यानी आईएमसीटी के अलावा गृह मंत्रालय ने 4 अतिरिक्त आईएमसीटीज का गठन किया है। इनमें से प्रत्येक का नेतृत्व अतिरिक्त सचिव स्तर के अधिकारी कर रहे हैं। इन टीम्स का गठन अहमदाबाद, सूरत, हैदराबाद और चेन्नई के लिए किया गया है।
और जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में आज सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में 2 आतंकवादी और इनका एक कट्टर साथी मारा गया। पुलिस के मुताबिक सुरक्षा बलों को दक्षिण कश्मीर में अवंतीपुरा के गोरीपुरा इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की सटीक सूचना मिली थी, जिसके बाद उन्होंने आज तड़के इलाके की घेराबंदी की और तलाशी अभियान चलाया। बताया गया कि तलाशी अभियान के दौरान उस समय मुठभेड़ शुरू हो गई जब आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की। दिल्ली सरकार ने अगले कुछ दिनों में लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में कोविड-19 के और 3 मरीजों के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी का उपयोग करने का निर्णय लिया है। दिल्ली सरकार ने कहा है कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में 4 मरीजों पर प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल किया गया, जो उत्साहजनक परिणाम दिया है जिसने और इस बारे में लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर जेसी पासी ने हमारे संवाददाता नितिन सिंह से खास बातचीत की। प्लाज्मा थेरेपी को लेकर के बहुत सारी बातें हो रही है कि कैसे कोविड मरीज को इससे इलाज किया जा रहा है और प्लाज्मा थेरेपी पे जो क्लिनिकल ट्रायल हो रहा है उस पर बातचीत के लिए हमारे साथ है लोकनायक अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर जेसी पासी। सर, क्लिनिकल ट्रायल कितना सफल है, कितने मरीजों पे किया जा रहा है प्लाज्मा थेरेपी का? देखिए, ये एक बहुत ही रीसेंट कॉन्सेप्ट है प्लाज्मा थेरेपी, और ये कोविड के जो सीरियस पेशेंट्स हैं कैटेगरी 3 वाले, जो आईसीयू में हैं, जो वेंटिलेटर्स पर हैं, जिनकी जान को खतरा है, ये केवल उन मरीजों को के ऊपर इसको दिया जा रहा है। कितने लोगों ने ब्लड डोनेट किया जो ठीक होकर गए थे? मतलब जैसे 4 मरीजों के लिए तो 4 डोनर ही होंगे। एट ए टाइम हम एक डोनर को ही एक पेशेंट के लिए यूज़ करेंगे, क्योंकि उसमें लगभग 250 ml के करीब 250 ml के करीब ब्लड लिया जाता है। और ठीक होने का क्या रेशियो रहता है? अगर टाइमिंग की बात की जाए, कितने दिन में ठीक हो जाते हैं? क्या वेंटिलेटर के पेशेंट इससे ठीक हो रहे हैं? देखिए, अभी जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक बहुत कुछ सुधार के चिन्ह दिखने शुरू हुए हैं इन मरीजों में। एक और चीज़ सर कि आपका अस्पताल कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल है, तो कितनी इसकी क्षमता है, किस तरह के मरीज आते हैं, क्या प्रक्रिया है यहाँ पे रखने की? देखिए, इस हॉस्पिटल में हमारे 2000 बिस्तर हैं और 2000 बेड जो हैं वो हमें कैटेगरी 3 पेशेंट्स के लिए तैयार करने हैं। 1500 बेड्स हम तैयार कर चुके हैं, 500 वो भी प्रोसेस में हैं, वो भी हो जाएंगे। तो ये बात है कि अगर आप प्रिकॉशन रखेंगे, गाइडलाइन का पालन करेंगे और जिस तरीके से प्लाज्मा थेरेपी जो ट्रायल के तौर पे शुरू हो रहा है, अगर ये सक्सेसफुल रहा तो निश्चित तौर पे एक बड़ी उम्मीद जगाएगी कोविड मरीजों के लिए। कैमरामैन संजीव के साथ नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज़, दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय से पीएचडी कर रही और पंजाब सरकार की डीएजी अधिकारी दीपिका देशवाल की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। दीपिका लॉकडाउन में पंजाब से दिल्ली तक गरीब लोगों की मदद में जुटी हैं, साथ ही आम लोगों को लॉकडाउन की बारीकियों के बारे में जानकारी भी दे रही हैं। दीपिका देशवाल पंजाब सरकार में एडीजी अधिकारी हैं। अभी दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति हुई है। लॉकडाउन में जनता की कठिनाइयों से दो चार होते हुए दीपिका पंजाब से लेकर दिल्ली तक मजदूरों के लिए एक आवाज बन गई हैं। फिर चाहे पंजाब के मोगा जिले के 700 गरीब लोगों के भोजन और राहत सामग्री दिलाने का मसला हो, या फिर पंजाब के गांव पहुंचकर पिछड़े लोगों के लिए राशन से दवाई की मदद, राज्य के मुख्यमंत्री ने भी दीपिका के कार्य की प्रशंसा की है। मोगा में मैंने 700 लोगों को राशन बंटवाया था और ये काम लगातार चल रहा है, कभी 200 कभी 250 लोगों के लिए। उसके लिए जितने एनआरआईज थे अमेरिका में, उनको मैंने पर्सनली रिक्वेस्ट की कि भाई आप अपने रिलेटिव्स को बोल दीजिए, अपने जितने रिलेटिव्स हैं उनको दे दीजिए वो फंड, ताकि वो सामान राशन खरीद पाएँ। और वो राशन के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मैं उनकी पूरी मदद करती हूँ पुलिस की तरफ से। एसएसपी या एडीजीपी साहब को वहाँ कॉन्टैक्ट करके, ऐसा ही हरियाणा में किया कई जगह और दिल्ली में लगातार किया जा रहा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रही दीपिका प्रीतमपुरा पुलिस लाइन में अपनी मां के साथ मास्क बनाने की मुहिम का अगवा बनी हुई हैं। इस मुहिम में यहां कार्यरत सभी पुलिस कर्मियों की पत्नी बेटी शामिल हैं। रोजाना यहां से 500 की संख्या में मास्क बनकर पुलिस के पास, मेडिकल स्टोर, पुलिस लाइन में सेवा देने वाले लोग और आसपास के गरीब परिवार तक मुफ्त में बांटी जाती हैं। कोरोना जैसी महामारी इतनी खतरनाक जो हमारे भारत में आई हुई है, तो मैंने कहा हम सब खाली बैठे हैं, हम ना आपस में फ़ोन पर कॉन्टैक्ट करके हमने सोचा भाई हम घर में ही स्टिच करेंगे, या मतलब इकट्ठे होकर, सारी बोली इकट्ठे होकर थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस बना करके हम बाहर ही थोड़ा सोशल करेंगे। अगर किसी को बहुत सबको ज़रूरत है, पुलिस लाइन में जमादार और सब
आने जाने वाले हैं। लॉकडाउन में फंसे लोगों तक पास दिखाने या जागरूकता मुहिम कोरोना संक्रमण के दौर में दीपिका हर मदद को तैयार खड़ी है। धीरज कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और देश में कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में हर कोई अपने अपने स्तर से भूमिका निभा रहा है और सहयोग कर रहा है। और इस जंग में जम्मू की छात्राएं भी उदाहरण पेश कर रही हैं। जम्मू के गर्ल्स हॉस्टल की छात्राएं कोरोना के संक्रमण से बचाव के लिए फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए मास्क बना रही हैं। इनमें हम हर उम्र की छात्राएं शामिल हैं और छात्राएं बड़ी मात्रा में मास्क बनाने का प्रयास कर रही हैं ताकि उसे उन लोगों के बीच में वितरित किया जा सके जो हमें सुरक्षित रखने के लिए काम कर रहे हैं। और लॉकडाउन में अपने अपने घरों में रह रहे लोगों के लिए तनाव से बचने के लिए कला का सहारा लिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के रंगोली आर्टिस्ट प्रमोद साहू ने कोरोना वॉरियर्स को अनोखे अंदाज में सलाम किया है। कैसे कला बन रही है स्ट्रेस को दूर करने का रास्ता, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। कोरोना संक्रमण के कारण लोग लॉकडाउन में अपने घर में रहने को मजबूर हैं। अच्छी बात यह है कि लॉकडाउन में भी लोगों ने अपने आप को अभिव्यक्त करने के लिए, अपने जज्बातों को बाहर निकालने के लिए कला का सहारा लेना नहीं छोड़ा। कलाकारों को अपनी रचनात्मकता दिखाने से लॉकडाउन भी नहीं रोक पा रहा है। अब प्रमोद साहू को ही लीजिए। प्रमोद साहू अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त 3D रंगोली आर्टिस्ट हैं। आम दिनों में वे साल भर किसी न किसी प्रोजेक्ट के लिए देश या देश के बाहर घूमते रहते हैं। उनकी बनाई हुई रंगोलियां राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त कर चुकी हैं। लेकिन लॉकडाउन में वे घर पर हैं, तब भी उनकी उंगलियां थमी नहीं हैं। उन्होंने अपनी उंगलियों की अद्भुत जादूगरी से कोरोना वॉरियर्स को अनोखे अंदाज में सलाम किया है। लॉकडाउन के चलते हमारे देश और पूरे विश्व में सबसे ज्यादा जो अहम रोल है वो पुलिस और आम पब्लिक वो जो अपने घर में ही बैठे हुए हैं, अपने आप को, अपने परिवार को और आसपास के लोगों को बचाने के लिए। उसके बाद डॉक्टर्स हैं जो हमारा रख रखाव कर रहे हैं, हम हमारे परिचित, हमारे आसपास के लोगों को, हमारे देश के लोगों को, और ऐसे वर्कर्स जो क्लीन कर रहे हैं आसपास। लॉकडाउन में लोगों ने कला के जरिए अपने भीतर के तनाव को दूर किया है। कोई पेंटिंग कर रहा है तो कोई नृत्य, तो कोई गीत गा रहा है। नोएडा के एक आर्ट ग्रुप ने अपने बच्चों के साथ मिलकर ये खूबसूरत वीडियो बनाया है जिसमें संदेश दिया जा रहा है कि ये मुश्किल वक्त भी निकल जाएगा। विशेषज्ञ भी मानते हैं कि कला के जरिए तनाव से बहुत हद तक बचा जा सकता है। तो लॉकडाउन में आप भी अपने अंदर के कलाकार को जगाइए और कोशिश कीजिए कुछ नया सीखने की। दिल्ली से डीडी न्यूज के लिए रजनी सिंह की रिपोर्ट। और कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए देश पूरी तन्मयता से जंग लड़ रहा है। इस संकट काल में सूचना तकनीकी की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो चली है। जहां लॉकडाउन होने की वजह से लोग अपने घरों में रह रहे हैं, आवाजाही पर मनाही है, ऐसे वक्त में दूरसंचार का महत्व कितना जरूरी हो गया है इसे बताने की आवश्यकता नहीं है। वहीं इस आपदा काल में भी BSNL देश के ठंडे प्रदेशों में शुमार हिमाचल प्रदेश के दूर दराज इलाकों में अपनी सेवाओं को निर्बाध रूप से जारी रखे हुआ है, बल्कि लोगों को ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट के माध्यम से विपरीत परिस्थितियों में भी मनोरंजन के बेहतरीन साधन मुहैया करा रहा है। ऐसे में इन सेवाओं को लोगों को उपलब्ध कराना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। और देखिए क्या खास है और किस तरह से ये चुनौती BSNL ने स्वीकार की है। सूचना तकनीकी के युग में आज दूर संचार का महत्व किसी से छिपा नहीं है। लॉकडाउन के दौरान जहां दूर संचार सेवाएं लोगों का मनोरंजन कर रही हैं, वहीं कोरोना के संबंध में जरूरी जानकारी भी उपलब्ध करवा रही है। हिमाचल प्रदेश के कोने कोने में, चाहे वे लाहौल स्पीति हो या फिर किन्नौर, वो पांगी का दूर दराज का इलाका, BSNL ने इस दौरान अपनी सेवाओं को बिना रुकावट जारी रखा है। ये कितनी बड़ी चुनौती है, इसका जायजा हमने लिया। किस तरह से ये लॉकडाउन के समय में कोविड योद्धा बनकर काम कर रहे हैं। हमारे साथ हैं BSNL के तकनीकी महाप्रबंधक, जो मोबाइल के भी महाप्रबंधक है, MC सिंह जी। सिंह साहब, किस तरह से आप जो है ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि लोगों को सही मोबाइल की सर्विसेज मिले? जैसा कि आपने बताया, हिमाचल में 30 लाख हमारे कस्टमर्स हैं
और हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए जितनी हमारी टावर हैं हिमाचल में, दूर दराज के क्षेत्र जो हैं, ट्राइबल एरिया जो हैं, सभी में हमारी जो नेटवर्क की अवेलेबिलिटी है वो 99% चल रही है। पहले से भी बहुत अच्छी चल रही है, क्योंकि लॉकडाउन के समय में सब लोग घर पे हैं, जो बच्चे हैं ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं और जो ऑफिस जाते हैं वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। तो इन तीनों को इसके लिए जो है आपका ब्रॉडबैंड का चलना बहुत ज़रूरी है। तो एसेंशियल सर्विस में हमारा फ़र्ज बनता है कि हमारे जितने अधिकारी कर्मचारी हैं पूरी देश सेवा में लग जाएं। किसी भी एम्प्लॉय कस्टमर को कोई भी असुविधा नहीं होनी चाहिए। बीएसएनएल के मुख्य महाप्रबंधक प्रमोद कुमार जैन अपने कर्मचारियों को इस विपरीत स्थिति में भी काम करने के लिए उत्साहित कर रहे हैं। बीएसएनएल ने पूरे लॉकडाउन के दौरान अपने ग्राहकों को घर में ही बांधे रखा है। हिमाचल काफ़ी जो है डिफिकल्ट एरिया है, पहाड़ी क्षेत्र है। हमारे बहुत से क्षेत्रों में बर्फ़ पड़ी हुई थी और दूर दराज इलाकों में जो है हमारी सेवाओं में कुछ प्रॉब्लम आ रहे थे। फिर भी हमने पूरी कोशिश की थी कि सेवाओं को मेंटेन करें। हिमाचल में करीब 2200 हमारे बीटीएस हैं। सारे ज़िले हमारे मोबाइल क्षेत्र से कवर है और हमारी सेवाएं लगातार बेहतर मेंटेन कर रहे हैं हम लोग, और कोशिश कर रहे हैं कि बेहतर सेवा दें। बर्फबारी के दौरान भी बर्फबारी चल रही है, अप्रैल का महीना है, लेकिन बीएसएनएल का जो कर्मचारी है वो ये सुनिश्चित कर रहा है कि दूर दराज के इलाके में, चाहे वो गांव का इलाका हो, जनजातीय इलाका हो, वहाँ पर उनके जो कस्टमर्स हैं, उनके उपभोक्ता हैं, उनको सुचारू व सुनिश्चित मोबाइल सर्विसेज, चाहे वो इंटरनेट सर्विस है, वो मिल सके। ऐसे कोविड योद्धाओं को हम सलाम करते हैं। कैमरामैन राकेश कुमार के साथ नंदिनी मित्तल, डीडी न्यूज, शिमला। और दुनिया वैश्विक महामारी कोरोना के कहर से लगातार जूझ रही है। कोरोना वायरस से विश्व भर में 1,97,000 लोगों की मौत हो चुकी है और 28 लाख से अधिक लोग इससे संक्रमित हैं। कोरोना वायरस महामारी का प्रकोप पूरी दुनिया में लगातार बढ़ता जा रहा है। कोरोना वायरस से दुनिया भर में सबसे अधिक अमेरिका को प्रभावित किया है। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के आंकड़ों के मुताबिक कोरोना की वजह से अमेरिका में मरने वालों की संख्या 51,000 के पार हो गई है। अमेरिका में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 8,90,524 हो गई है। स्पेन में कोरोना वायरस के कारण पिछले 24 घंटों में 367 लोगों की मौत हो गई है। पिछले एक महीने में किसी एक दिन में ये मौतों का न्यूनतम आंकड़ा है। कोरोना वायरस के कारण स्पेन में अब तक 22,524 लोगों की मौत हो चुकी है। इस महामारी के कारण हुई मौतों के लिहाज से स्पेन, अमेरिका और इटली के बाद तीसरे स्थान पर है। स्पेन में कोरोना के कुल 2,19,764 मामले हैं। वहीं इटली की बात करें तो कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या यहां इसमें इजाफा हुआ है। इटली में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या बढ़कर 25,969 तक पहुंच गई है। देश में कोरोना के कुल 1,92,994 मामले हैं। इस वायरस ने यूरोप के कई देशों में भारी तबाही मचाई है, उनमें फ्रांस भी एक देश है। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांस में शुक्रवार को 389 लोगों की मौत हो गई और इसके साथ ही देश में मरने वालों की संख्या 22,245 तक पहुंच गई। फ्रांस के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कोरोना वायरस की वजह से 1 मार्च से अब तक 13,852 लोगों की मौत अस्पताल में हुई है। देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 1,59,495 है। वहीं ब्रिटेन में भी शुक्रवार को अस्पतालों में 684 मरीजों की मौत होने के साथ ही कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या बढ़कर 19,506 हो गई है। देश में कोरोना के कुल मामले 1,44,635 हैं। ब्राजील में भी कोरोना का कहर जारी है। देश में कोविड-19 से मरने वालों की संख्या बढ़कर 3,670 हो गई है। देश में कोरोना के कुल मामले 52,945 हैं। वहीं अगर रूस की बात करें तो कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या बढ़कर 68,622 हो गई है, जबकि इस बीमारी से कुल 615 लोगों की मौत हो गई है। तुर्की में कोरोना संक्रमितों के 3,122 नए मामले सामने आने के साथ ही कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,04,912 हो गई है। तुर्की के स्वास्थ्य मंत्री ने शुक्रवार को बताया है कि कोरोना के कुल 3,122 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 109 नए लोगों की मौत हो गई है, जिससे देश में मरने वालों का आंकड़ा 2,600 हो गया है। कुछ अन्य खबरों का रुख करते हैं। संजय कोठारी ने आज मुख्य सतर्कता आयुक्त के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली। राष्ट्रपति ने संजय कोठारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। संजय कोठारी हरियाणा कैडर के साल 1978 बैच के IAS अधिकारी हैं।
और इबादतों का महीना रमजान शुरू हो गया है। मुसलमान इस महीने के दौरान दिन भर रोजा रखते हैं। बुराई से बचना और अच्छाई को अपनाना इस महीने का मुख्य संदेश है। इस्लामी कैलेंडर के सबसे पवित्र महीने रमजान का आगाज हो गया है। ये महीना इबादत और अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण का महीना माना जाता है। मुसलमान इस पूरे महीने रोजा रखते हैं। दिन भर भूखा प्यासा रहने के साथ साथ हर तरह की बुराई से बचना रोजे की आत्मा है। इस बार कोरोना की वजह से दुनिया के अधिकतर देशों में लॉकडाउन जारी है, इसलिए रमजान को मनाते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है। रमजान में तरावी की नमाज सामूहिक रूप से अदा की जाती है, लेकिन इस बार उलमा ने लोगों को हिदायत दी है कि तरावी की नमाज घर में ही अदा करें। लोगों से कहा गया है कि वो रमजान की इबादत के दौरान कुछ बातों का ख्याल रखें, जिनमें बिना जरूरत घर से बाहर न निकलना, दिन की 5 नमाजें घर में ही अदा करना, तरावी की नमाज घर में ही रहकर पढ़ना और सामूहिक इफ्तार जैसे आयोजन न करना शामिल हैं। हमारी मुसलमानों से ये अपील है कि वो अपने घरों में रहकर ही तरावी हो या रमजान के दूसरे जो भी उनके मामूलात हैं उनको अंजाम दें और इस बात से परहेज करें कि लॉकडाउन या सरकारी उसूलों या सेहत के मामले में जो हिदायत जारी की गई है उनकी कोई खिलाफ वर्जी हो, चूंकि ये इस्लाम के मुताबिक नहीं होगा। तो इस वक्त जो हालात हमको दरपेश हैं उनमें अल्लाह के दीन की तालीम यही है कि हम ये रमज़ान ज़रा मुख्तलिफ तरीक़े से गुजारें, नमाजें घरों में अदा करें, लेकिन अज़ीज़ान गिरामी इस ज़रिए से भी हम अल्लाह के हुक्म ही की तामील कर रहे हैं। रमज़ान के बारे में कहा जाता है कि यह महीना लोगों की वार्षिक ट्रेनिंग की तरह है, जिसमें अमीर गरीब सबको भूख प्यास के एहसास से गुजारा जाता है। यह अनुभव उन लोगों की तकलीफ को समझने का एक मौका है जिन्हें भूख प्यास का अक्सर सामना रहता है। इस तकलीफ का एहसास करने के बाद ऐसे लोगों की मदद के लिए हाथ बढ़ाना और उनका दुख दर्द बांटना भी इस इबादत का एक मकसद है। रमज़ान के महीने में हर तरह की बुराई से दूर रहने और हमेशा अच्छाई करने की जो ट्रेनिंग होती है, उसे साल के बाकी दिनों में अपने जीवन में शामिल रखना रोजे के मकसद को पूरा करता है। मालिक अख्तर, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रमजान के पवित्र महीने की शुरुआत पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने अपने ट्वीट संदेश में कहा है कि सभी को रमजान मुबारक। मेरी कामना है कि ये पवित्र महीना हमें दूसरों के प्रति संवेदनशील रहने, खासकर जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए प्रेरणा प्रदान करे। आइए इस अवसर पर हम सामूहिक प्रतिबद्धता व अनुशासन के बल पर कोविड-19 को हराने का संकल्प लें। और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ट्वीट करके देशवासियों को रमजान की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि रमजान के मुकद्दस माह के अवसर पर सभी देशवासियों को मुबारकबाद। ये माह हमें अपने ईमान पर मुकम्मल यकीन रखने की प्रेरणा देता है। ये माह सबके लिए रहम, रहमत और बरकत की दुआ करने का महीना है। इबादत हमारी ज़िहानी अच्छाइयों और आपसी भाईचारे से हमारे जीवन को रोशन करती है। कोरोना से बचने के लिए घरों में ही रहकर इबादत और दुआ करें, परस्पर दूरी रखें और सामुदायिक आयोजनों से बचें। प्रशासन तथा विशेषज्ञों के निर्देशों का पालन कर कोविड-19 के विरुद्ध अभियान में स्वास्थ्य और सुरक्षा कर्मियों से सहयोग करें। घर में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को रमजान की बधाई दी। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि रमजान मुबारक। मैं आप सभी की सुरक्षा, कल्याण और समृद्धि की प्रार्थना करता हूं। यह पवित्र महीना अपने साथ दया, सद्भाव और करुणा लेकर आए। हम कोविड-19 के खिलाफ चल रही लड़ाई में एक निर्णायक जीत हासिल करें और एक स्वस्थ ग्रह का निर्माण हो। और कोरोना वायरस महामारी से जंग जारी है और इस बीच पूर्व भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी इरफान पठान ने देशवासियों को रमजान की मुबारकबाद देते हुए बताया कि कैसे इस लॉकडाउन में आप घरों में रहकर इस पाक महीने को अच्छे से गुजार सकते हैं। घरों में ही नमाज और इबादत का एहतराम किया जाए। आइए देखते हैं ये खास अपील इरफान पठान की। सबसे पहले रमजान मुबारक। बहुत लोग बात करें कि ये जो रमज़ान का महीना है ये बहुत मुश्किल से गुजरने वाला है, ये रब की तरफ से एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम नहीं है मेरे भाई, ये मौका है अपनी इबादतों में बढ़ोतरी करने का। हम और आप हमेशा काम में बिजी रहते हैं और जब काम में बिजी रहने के साथ साथ रोज़ा रखा जाए तो सबको पता है कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जाती है इबादतों में, लेकिन इस बार ऐसा होने वाला नहीं है। लॉकडाउन है, घर में रहने वाले ज़्यादा से ज़्यादा नफिल नमाज पढ़ने का मौका मिलेगा तो नमाज पढ़िए।
ज़्यादा से ज़्यादा कुरान शरीफ पे तवज्जो दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने पे तवज्जो दीजिए, सवाब कमाने में तवज्जो दीजिए। मुझे नहीं लगता इससे बेहतर रमज़ान न कभी आया है न कभी आएगा। अगर उस सोच के साथ चलेंगे तो ये रमज़ान का महीना बहुत खूबसूरत तरीके से जाने वाला है। खूब दुआ करिए आपके लिए, हमारे लिए और पूरी दुनिया के हक में। रमज़ान मुबारक। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।